देखिए, अगर एलएलबी की बात की जाए तो कुल मिलाकर हमारे पास 300 सीटें हैं। 300 में सब कुछ इंक्लूड है, सारे रिजर्वेशन और उसके बाद कुछ सुपर न्यूमेररी कोटे हैं हमारे पास, एक फॉरेन कोटा है और फॉरेन कोटा के साथ-साथ जो एम्प्लॉयी के बच्चे हैं, उनके लिए अलग से सीटें हैं। वो सब कुछ 300 में इंक्लूड है और उसी तरह से बीएलएलबी की बात की जाए तो बीएलएलबी में हमारे पास 60 सीटें हैं और उनके फॉरेन कोटा और जो सुपर न्यूमेररी कोटा है, उनके अलग-अलग हैं। ये एलएलबी की क्लासेस के दौरान किस सेमेस्टर से यूजीसी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? सर एलएलबी की क्लासेस कितना यहाँ की इफ़ेक्टिव है और जैसे जो स्टूडेंट यूजीसी की तैयारी करना चाहता हो या कर रहा हो, तो यहाँ की क्लासेस कितना उसके लिए बेनिफिट होता है? अच्छा सवाल है आप सर जो एलएलबी कर चुका है, एलएलबी कर रहा है, यूजीसी की तैयारी करना चाहता है, तो क्या उसको एलएलएम करना चाहिए? लेकिन फिर भी हमारे क्लास में जो टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी सर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो बीएचयू से लॉ करने वाले ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही सीमित हो जाते हैं। तो हायर यूजीसी तक क्यों नहीं जा पाते? इसके पीछे का रीज़न क्या है सर? मुझे लगता है कि अखंड जी आपने बड़ा खतरनाक सवाल किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आप देख रहे हैं अखंड एक्सप्रेस। आज हमारे साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश कुमार पटेल सर जुड़ चुके हैं। आज सर से हम चर्चा करेंगे कि लॉ से संबंधित कुछ टॉपिक पे और यहाँ एडमिशन प्रक्रिया कैसी है एलएलबी, बीएलएलबी और एलएलएम में। एलएलएम कितने साल का होता है, कौन सा एलएलएम करने के बेनिफिट हैं और जो एलएलबी स्टूडेंट कर रहा है, कब से उसको यूजीसी की तैयारी करना चाहिए, यूजीसी की तैयारी के लिए उसको कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए और भी बहुत कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सर पहले अपना परिचय बताइए थोड़ा। अ, स्वागत है आपका भी इस चैनल पे, आप ही के चैनल पे। मैं रजनीश कुमार पटेल हूँ और मैंने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई प्लस एलएलबी और एलएलएम इसी विश्वविद्यालय से पूरा किया। सन 1998 में मैंने एलएलबी यहाँ से किया था। सन 2000 में मैंने एलएलएम किया और उसके बाद मैं तुरंत 2000 में ही कानपुर का एक डिग्री कॉलेज है जिसका नाम है विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म डिग्री कॉलेज। मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ ज्वाइन किया था दिसंबर 2000 में। उसके बाद अगले ही साल 2001 में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया। लगभग 9 साल वहाँ सेवा देने के बाद 2010 में मैं यहाँ अपने मातृ विश्वविद्यालय में वापस आया और 2010 से लेकर आज तक मैं इसी विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। सर बीएचयू में एलएलबी कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है? देखें, पिछले 2-3 साल पहले से लेकर के आज जो वर्तमान में जो प्रक्रिया है, इसके लिए सीयूटी का फॉर्म भरना होता है और उस फॉर्म के ज़रिए बीए, एलएलबी और एलएलबी दोनों के लिए उसी फॉर्म को भर कर के फिर यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम बनारस सेंटर में ही हो जाते हैं। जो बाहर के लोग हैं उनके उनके अपने-अपने सेंटर पे एग्ज़ाम होता है। उसके बाद सीयूटी वहाँ से हमें अपनी मेरिट लिस्ट भेज देती है और मेरिट लिस्ट के अनुसार यहाँ पर एलएलबी और बीएलएलबी का एडमिशन होता है। सर एलएलबी और बीएलएलबी में टोटल कितनी सीटें हैं? देखिए, अगर एलएलबी की बात की जाए तो कुल मिलाकर हमारे पास 300 सीटें हैं। 300 में सब कुछ इंक्लूड है, सारे रिजर्वेशन और उसके बाद कुछ सुपर न्यूमेररी कोटे हैं हमारे पास, एक फॉरेन कोटा है और फॉरेन कोटा के साथ-साथ जो एम्प्लॉयी के बच्चे हैं, उनके लिए अलग से सीटें हैं। वो सब कुछ 300 में इंक्लूड है और उसी तरह से बीएलएलबी की बात की जाए तो बीएलएलबी में हमारे पास 60 सीटें हैं और उनके फॉरेन कोटा और जो सुपर न्यूमेररी कोटा उनके अलग-अलग हैं। सर एलएलबी की क्लासेस कितना यहाँ की इफ़ेक्टिव है और जैसे जो स्टूडेंट यूजीसी की तैयारी करना चाहता हो या कर रहा हो, तो यहाँ की क्लासेस कितना उसके लिए बेनिफिट होता है? अच्छा सवाल है आपका। रही बात ये कि एलएलबी की क्लासेस कितनी इफ़ेक्टिव हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम भी इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, मैं भी यहीं का छात्र रहा हूँ और हमारी क्लासेस अब तो 9 बजे से शुरू होती थी। जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय क्लास हमारी 8 बजे से शुरू हो जाती थी। तो 9 से लेके 4 तक लगातार हमारी क्लास चलती है, बीच में 1 घंटे का रिसेस रहता है और पूरी पढ़ाई जितने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमको रिकमेंड करता है सब्जेक्ट पढ़ाने का, हम उनको भी पढ़ाते हैं। कुछ अतिरिक्त विषय भी हमारे यहाँ हैं, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हमारे यहाँ है जो एक विधिक शिक्षा का कार्यक्रम है, वो भी हम लोग करते हैं, उसके लिए एक अलग से कमेटी बनी हुई है। और रही बात जुडिशरी की तैयारी का, तो जुडिशरी की तैयारी के लिए ज़ाहिर-सी बात है, आपको अपनी मेहनत खुद की भी करनी है। लेकिन फिर भी हमारे क्लास में जो टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी अच्छा है और ख़ास करके मैं जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप
कम से कम प्रोसीजरल लॉज जो हैं आपके क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड, उन प्रोसीजरल लॉ को देखें और साथ साथ यूडीसी की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने जीवन का 1 से 2 घंटा रोज़ बिना कोई गैप किए रोज़ आप अलग से लगावें, ताकि आप अपनी परीक्षा में सफल हो पाएँ। सर ये एलएलबी की क्लासेस के दौरान किस सेमेस्टर से यूडीसी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि फर्स्ट ईयर में जब आप आते हैं तो फर्स्ट ईयर में आप एकदम किसी एक नए विषय के साथ, जैसे आप या तो साइंस पढ़ के आए होंगे या आर्ट्स पढ़ के आए होंगे या कॉमर्स पढ़ के आए होंगे। हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ लेंदी है और भाषा की भी समस्या आती है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि वो आप यूडीसी की तैयारी आप पहले दिन से शुरू करें। कम से कम 1 साल आपको कानून विषय को समझने में, उसमें अपना इंटरेस्ट जागृत करने में लगाना है। और जब साल भर आप कानून की पढ़ाई पढ़ लेते हैं, उसके बाद से धीरे-धीरे, एकदम अचानक नहीं कि आप एलएलबी की पढ़ाई बंद कर दें और साथ केवल यूडीसी की तैयारी में लग जाएँ, ऐसा नहीं है। आप सेकंड ईयर से आप 1 घंटे, आधे घंटे उसमें अपना अलग से डिवोशन दें और उसके साथ पढ़ते रहें। सेकंड ईयर के बाद आपको कुछ और समय भी देना है। जैसे मैंने कहा कि प्रोसीजरल लॉज को मेनली आपको देखना है यूडीसी की तैयारी के लिए, तो उनको भी साथ-साथ पढ़ते रहें और उसके बाद फाइनल ईयर जब आपका आएगा तो थोड़ा समय और देना होगा। एलएलबी के साथ आप अपनी तैयारी ज़रूर शुरू कर दें। इंतज़ार ना करें कि मैं एलएलबी कर लूँगा उसके बाद से यूडीसी की तैयारी करूँगा। सेकंड ईयर के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। सर जो एलएलबी कर चुका है, एलएलबी कर रहा है, यूडीसी की तैयारी करना चाहता है, तो क्या उसको एलएलएम करना चाहिए? अ, अच्छा सवाल है। डिपेंड करता है कि आपने अपना एम क्या चुन रखा है। अगर आपको टीचिंग में आना है तो ज़ाहिर सी बात है एलएलएम करना होगा, क्योंकि बिना मास्टर डिग्री के आप उस फील्ड में नहीं जा सकते। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आगे चल कर के हम एक टीचिंग का भी उद्देश्य बना के रखे हैं, तो आपको एलएलएम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे लिटिगेशन में ही जाना है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाना है, तो आप एलएलएम का ऑप्शन छोड़ सकते हैं। आप एलएलबी करने के बाद या करने के साथ-साथ डिवोशन अपना फुल्ली उधर दें। रही बात ये कि क्या एलएलएम के साथ तैयारी हो सकती है कि नहीं, ज़ाहिर-सी बात है, इसमें कोई मना नहीं कर सकता। एलएलएम के साथ भी तैयारी होती है। हमारे बहुत से स्टूडेंट एलएलएम करते हैं, साथ-साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पढ़ते हैं और उसमें जाते हैं, सेलेक्ट भी होते हैं। तो सबको डिपेंड करता है कि आप ने एम क्या बना रखा है और उस एम को बनाने के साथ-साथ अपने उस उद्देश्य के प्रति आप कितना ईमानदार हैं, कितना समय आप उसको देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एलएलएम के साथ भी तैयारी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सर कौन सा एलएलएम करना चाहिए, 2 ईयर वाला कि 1 ईयर? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखें, हमारे इस इंस्टीट्यूशन में 3 तरह के एलएलएम चलते हैं। एक एलएलएम 1 ईयर है और 2 साल के एलएलएम 2 तरह के हैं। एक ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज़ का एक अलग एलएलएम है जो पेड कोर्स है, और एक जनरल एलएलएम है जिसमें आपको केवल बीएचयू फीस जमा करना होता है। रही बात कौन सा अच्छा है, तो इसका कोई तुलना नहीं है। तीनों प्रकार के एलएलएम अपनी-अपनी जगह सब अच्छे हैं। हाँ, एक थोड़ी-सी जो व्यावहारिक परेशानी, कठिनाई आ रही है, वो ये कि कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो एलएलएम सेकंड ईयर को, मैंने एलएलएम 2 साल के जो हैं एलएलएम कोर्स, उसको ही वो प्रेफ़रेंस देते हैं। तो ऐसे में एलएलएम 2 साल का, और वैसे भी जो मास्टर डिग्री है वह पढ़ाई उसको पूरा ठीक से पढ़ने समझने के लिए मुझे लगता है कि 2 साल का समय ही उचित होगा। 1 साल के एलएलएम में थोड़ा समय कम मिलता है। तो अपने आप में दोनों अच्छे हैं, तीनों अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई तुलना करने बैठे ही कि 1 ईयर अच्छा कि 2 ईयर अच्छा, तो ज़ाहिर-सी बात है 2 साल का एलएलएम ज़्यादा प्रभावशाली है। आपको समय भी अच्छा मिलता है, आपको का ज्ञान भी वर्धन होता है। 1 साल का समय अवश्य आपका अधिक लगेगा उसमें। सर बीएचयू के एलएलबी से एंड अदर लॉ कॉलेज लाइक डीयू हो गया, किस प्रकार बीएचयू का
इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ का सिलेबस अलग है, क्या अंतर है दोनों में अगर देखा जाए तो? देखिए सिलेबस का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि दोनों जगह के सिलेबस लगभग एक से हैं। कुछ पेपर अलग हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है बहुत कुछ अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे भी, टीचिंग जो फैकल्टीज़ हैं उसकी उपलब्धता पर भी। तो दोनों जगह के एलएलएम में इन्वायरमेंट, इंस्टीट्यूशन के इन्वायरमेंट में अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों जगह के एलएलएम एक ही जो बॉडी है हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसी से शासित सब होते हैं। तो कोर्सेज सब एक ही हैं, कोर्स में कहीं अंतर नहीं है। एक दो पेपर का चेंज हो सकता है, उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में दोनों इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रहे हैं भारत में। हमारा बीएचयू भी और दिल्ली विश्वविद्यालय का भी, जितने भी सेक्टर्स हैं वो सब अच्छे काम कर रहे हैं। तो उसमें कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तुलनात्मक अध्ययन की ज़रूरत है दोनों विश्वविद्यालयों में। नहीं सर, जैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ क्लासेस 9 से 5 तक चलता है, वहाँ क्लासेस वगैरह 1-2 क्लास चल गया, उसके बाद क्लास नहीं चलता। मैं भी वहाँ क्लास वगैरह किया था। तो सर जैसे जो यूजीसी की तैयारी करना चाहता हो तो उसको कौन सा चूज़ करना है, बीएचयू की डीयू? देखिए मैंने कहा ना कि यूजीसी की तैयारी आपको खुद से करनी है। इंस्टीट्यूशन, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको तैयारी करने के लायक बनाते हैं। जैसे आपको एलएलबी की डिग्री चाहिए, तो एलएलबी की डिग्री के लिए आपको एलएलबी की डिग्री यहाँ मिलती है। इंस्टीट्यूशन आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कराता, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय हो या हमारा बीएचयू हो। दोनों जगह आपको हम इस लायक बनाते हैं कि आप तैयारी कर सकें, उस परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए कम से कम आपकी जो न्यूनतम अर्हता है उसको प्राप्त कर सकें। हाँ, हम आपको इस पढ़ाई के, जो आपका एलएलबी की पढ़ाई है उसके साथ साथ हम आपको ज़रूर मोटिवेट करते हैं कि आप आगे चल कर के भविष्य में क्या बनेंगे। उसके लिए अगर कॉम्पिटिशन में भी जाना है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हम आपको इनकरेज ज़रूर करते हैं। लेकिन अलग से हमारे पास कोई क्लास नहीं चलती है। हम कोशिश करते हैं कि जो आप किसी, जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए किसी कोचिंग क्लास में जाते, तो हम कोचिंग क्लास में जो टेक्निक अपनाई जाती है, हमारे ज़्यादातर टीचर्स यह भी कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर किसी उसमें किसी कोचिंग क्लास का फीस देने में समर्थ नहीं है या वह नहीं जाना चाहता, तो उसे कभी ये ना लगे कि मेरे पास पैसे होते या मेरे पास और समय होता तो मैं किसी कोचिंग क्लास में जाता। क्योंकि जो कुछ पढ़ाई हम देते हैं वह बेसिक से शुरू होकर के अपर लेवल तक जाती है। तो इसलिए मैंने बार-बार यही कहूँगा कि कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए आपको अलग से मेहनत करनी है। चाहे आप कोचिंग क्लास जॉइन करके मेहनत करें या खुद से मेहनत करें। जो रात के बचे हुए समय हैं, शाम के बाद के समय हैं, उसमें से कुछ घंटे आप निकाल कर के कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं। और हाँ, रही बात है कि क्या कोचिंग क्लास की जो तैयारी है और जो सेल्फ स्टडी है, उसमें कुछ अंतर आ सकता है। शायद कुछ अंतर आता हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, अगर वो आप कलेक्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। सर बीएचयू से लॉ करने की क्या-क्या स्कोप है? अगर यहाँ से कोई एलएलबी या बीएलएलबी करता है तो उसके पास क्या-क्या ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं? देखें मुझे लगता है कि मैं, जैसा मैंने कहा कि मैं भी यहीं का स्टूडेंट रहा हूँ। एलएलबी या बीएलएलबी करने के बाद एक अच्छी बात हमारे विश्वविद्यालय की ये है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो सामान्यतया बेरोजगार नहीं जाता। वह कहीं न कहीं कोई न कोई उसको एक रेपुटेटेड जॉब मिलता है। लिटिगेशन अपने आप में एक रेपुटेटेड जॉब ही है। तो हमारा स्टूडेंट एलएलबी करने के बाद या बीएलएलबी करने के बाद अगर उसे लिटिगेशन पसंद आ रहा है या उसमें उसको स्कोप अच्छा दिख रहा है, तो पहला रास्ता जो हमारा खुलता है वो जाता है लिटिगेशन की ओर। उसके साथ ही साथ एलएलबी के साथ, जब आप केवल एलएलबी किए हुए हैं, मास्टर डिग्री नहीं किए हुए हैं, तो ऐसे में आपके लिए जो एपीओ, जिसको आप सामान्य भाषा में सरकारी वकील कहते हैं, उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको आप दे सकते हैं। साथ ही साथ जितने जो जुडिशरी की तैयारी है या जुडिशरी का जो पोस्ट है, जुडिशरी के पोस्ट के लिए एलएलएम नहीं मांगता, वह एलएलबी पे ही होता है। तो एक रास्ता आपका एपीओ की तरफ जा रहा है, दूसरा रास्ता आपका जुडिशरी की तरफ जा रहा है। और इसके साथ साथ तमाम जो बैंक्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो लीगल ऑफिसर्स होते हैं,
जो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स के एग्जामिनर्स होते हैं, उनमें लाखों प्रेफरेंस मिलता है। तो एलएलबी की डिग्री के साथ साथ आपके सामने 6-7 रास्ते खुल रहे हैं। डिपेंड करता है किस्मत कहाँ आपको ले जाती है और आपका डिवोशन किधर है, किस साइड आप जाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपके पास रास्ते हैं। इसके अलावा अगर आप एलएलएम भी कर लेते हैं, साथ ही साथ नेट और पीएचडी होते हैं, तो टीचिंग लाइन मिलती है आपको, जहाँ अध्यापन का कार्य जो है अपने आप में एक पायस वर्क है और यह भी एक बड़ा एरिया है, जॉब क्रिएटिंग एरिया है, जहाँ पे आप जा सकते हैं। सर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो बीएचयू से लॉ करने वाले ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही सीमित हो जाते हैं, तो हायर जुडिशरी तक क्यों नहीं जा पाते? इसके पीछे का रीज़न क्या है सर? मुझे लगता है कि अखंड जी आपने बड़ा खतरनाक सवाल किया। देखें, जैसा आपने कहा कि कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ करके, तो कुछ एक्सेप्शंस हमारे कम नहीं हैं। जो भी एक्सेप्शंस आपको याद होगा या जो मुझे याद है, हमारे यहाँ के एलमनी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं और बीच बीच में हम भी उन्हें बुलाते रहते हैं। हाई कोर्ट्स में भी, केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नहीं, दूसरे उच्च न्यायालयों में भी हमारे यहाँ के पढ़े स्टूडेंट्स, हमारे जो सीनियर्स हैं, वे जगह जगह पर अपॉइंट हैं एज ए हाई कोर्ट जज और इवन द सुप्रीम कोर्ट जज। तो भारत बहुत बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या की एक सीमा है, हाई कोर्ट में जजेज की संख्या की एक सीमा है। तो हम तो ये तो नहीं कह सकते कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, वे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। जो हायर जुडिशियल सर्विसेज है, अगर आप उसको अप्रोच करते हैं डायरेक्टली, तो आपको चांस मिलता है ज़्यादातर एलिवेट होने में हाई कोर्ट पे या आगे चल के सुप्रीम कोर्ट पे। वहाँ जो हायर जुडिशियल सर्विसेज हैं, उनके सीट्स एक लिमिटेड हैं, कम आते हैं, ये बड़ा कारण है। दूसरा ये कि हमारे स्टूडेंट्स केवल लोअर जुडिशरी जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि कुछ आपने कहा एक्सेप्शंस है, मुझे लगता है कि उस एक्सेप्शंस मतलब संतोषजनक है। दूसरी बात है कि जुडिशरी, चाहे लोअर जुडिशरी हो या अपर जुडिशरी हो, दोनों जगह हमारे ही लोग हैं, बीएचयू के भी लोग हैं अच्छी खासी संख्या में। भारत बहुत बड़ा है और इंस्टीट्यूशंस बहुत से हैं, अब तो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं, कुछ इन्वायरमेंट का अंतर हो सकता है। तो इस तरह से, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है, बीएचयू का जो स्टूडेंट है, उसका प्रीफरेंस जुडिशरी तो होता ही है, लेकिन साथ साथ हम टीचिंग एरिया में, अध्यापन के कार्य में हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा रुचि लेते हैं। हालांकि हमें जजेस की फैक्ट्री कहा जाता है, तो हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो निकल करके जुडिशरी में जा रहे हैं। लोअर जुडिशरी कम नहीं है, जॉब क्रिएशन के दृष्टि से देख लें या समाज की सेवा की दृष्टि से देख लें, लोअर जुडिशरी में भी पहुंच पाना एक बहुत ही आसान काम नहीं है। तो हमारे स्टूडेंट्स वहां जा रहे हैं और जाहिर सी बात है, हम हाई कोर्ट भी पहुंचे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं। संख्या कम हो सकती है, संख्या कम होने के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि भारत बहुत बड़ा है, हर इंस्टीट्यूशन से कुछ को तो आना है ना। तो ऐसे में हम अच्छा कर रहे हैं, जुडिशियरी के जॉब क्रिएशन में भी हम अच्छा कर रहे हैं। आप पूरे भारत भ्रमण करके देख लें, खास करके हमारा यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे आप जुडिशरी में जाएं तो बीएचयू के स्टूडेंट वहाँ पे आपको अच्छी खासी संख्या में दिखाई देते हैं। टीचिंग के एरिया को ही देख लें तो कुछ डिग्री कॉलेजेज, विशेषकर यूपी के डिग्री कॉलेजेज में कुछ डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा डिग्री कॉलेज वो बीएचयू के स्टूडेंट, बीएचयू के ही टीचर वहाँ काम कर रहे हैं। तो जॉब क्रिएशन की दृष्टि से हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। रही बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचने की, तो हमारे स्टूडेंट्स वहां भी पहुंचे हैं और काफ़ी लोगों से परिचय शायद आपका भी होगा, बीच बीच में हमारे ही एलमनी आते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि इस इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स रहे हैं, वो देश की उच्चतम न्यायालय तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर कोई स्टूडेंट जो लिटिगेशन में जाना चाहता है, तो एक अच्छा लिटिगेशन बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है?
पहली बात ये कि जब जिस दिन से आप एलएलबी की क्लास में कदम रखते हैं, आप अपना उद्देश्य सुनिश्चित कर लें। और जीवन में बहुत से फील्ड हैं, जीवन में बहुत से उद्देश्य हैं, बहुत से एन्जॉयमेंट हैं, आप उनको करें, मैं उन्हें मना नहीं करता। एलएलबी की क्लास में कदम रखने के साथ-साथ आप जितना घूमना चाहें घूमें, जो करना चाहें करें। एक बात याद रखें कि आप इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए आए हैं, तो पढ़ाई के प्रति पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। और अगर इसको आप रखते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आगे चल कर के आपको सफलता मिलेगी। मैंने इस अपने छात्र जीवन से लेकर के अब तक किसी एक को ऐसा नहीं देखा कि जो अच्छे से पढ़ाई करता हो और वो कुछ न कर पाया हो। किसी न किसी फील्ड में उसे अपनी जगह मिलती है। लिटिगेशन में जाने का जो दूसरा ज़रूरी चीज़ है कि पढ़ाई के जो एलएलबी की पढ़ाई के साथ-साथ आपका प्रोसीजरल लॉ अच्छे से तैयार होना चाहिए और कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स व्यवहारिक जो ज्ञान होता है उससे भी आप अर्जित करें। और एलएलबी की या बीएलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद लिटिगेशन में अगर आपको जाना है तो मेरा निवेदन है अपने सारे स्टूडेंट से कि वो कभी भी कोशिश ये उनकी ये होनी चाहिए कि वो पहली बार ही हाई कोर्ट जाएँ और हाई कोर्ट में जाकर के अपनी ट्रेनिंग या जो कुछ भी अपनी जीवन शुरू करना है आप वहाँ से करें। क्योंकि लोअर कोर्ट में अगर आप लिटिगेशन शुरू करते हैं तो आपको वह बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता। आपने जो मेहनत किया 3 साल में उसका रिजल्ट देखना है तो शुरू में हाई कोर्ट में जाने पे स्ट्रगल आपको ज़्यादा मिलेगा, समय लगेगा आपको, आप अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। लेकिन अगर आप वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर के मेहनत करते हैं तो लिटिगेशन की शुरुआत वहाँ से होनी चाहिए। और अब तो बहुत सी फैसिलिटीज़ इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, बहुत से ज्ञान इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं। अगर उनका सही उपयोग किया जाए तो उसके ज़रिए आप अपने केसेस के ज्ञान को और मेहनत का कोई और विकल्प है ही नहीं। तो जितना आप मेहनत करेंगे लिटिगेशन में आप सफल होंगे। एक शुरुआत के दौर में जब आप एकदम शुरू-शुरू में कचहरी पहुँचते हैं, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कहीं पर भी, तो एक सीनियर के दिशा निर्देशन में काम करें, उनसे वो सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करें क्योंकि सीनियर्स के पास इतना वक्त नहीं है कि आपको उँगली पकड़ के एक-एक बात बताएगा। आप उनको उनके कार्य करने की शैली, उनके तरीके, उनका ज्ञान जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद अर्जित कर सकें। कभी भी पूछने से न हिचकें, अगर कोई बात नहीं समझ में आ रहा है अपने सीनियर से पूछें कि सर इसमें क्या हो सकता है, यहाँ क्या होना चाहिए। और केस स्टडी जितना करेंगे फुली तैयारी, जैसे कोई भी आदमी जैसे मान लीजिए खेल खेलने ही जा रहा है तो अचानक वो जाकर के खेल शुरू नहीं करता, उसके पहले उसने बहुत सी तैयारी की है, बहुत सी प्रैक्टिस की है। तो उस तरह से लिटिगेशन प्रैक्टिस का ही सर्विस है। तो ज्ञान अर्जित करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए क्योंकि कोई सिखाएगा नहीं। आप इस उम्र के उस पड़ाव पे पहुँचते हैं जहाँ आपको न तो कोई सिखाएगा, उसके पास भी इतना वक्त नहीं है और न आप उससे कहेंगे कि आप हमें बैठ करके सिखाओ। तो उसे आप उसके ज्ञान को उसके जो उसकी प्रतिभा है उसको आपको खुद ही अर्जित करना है। तो उसके अपने सीनियर्स के साथ रहिए, उनसे सीखिए। कुछ दिनों के बाद जब आपको लगता है कि अब मैं अकेले प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तभी आप अकेले प्रैक्टिस करने में उतरिए। जैसे सर कोई स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना चाहता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में लॉ करने के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रोफेशनल एथिक्स में ये बातें पढ़ाई गई होंगी आपको भी। कहीं पर भी बार में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वह लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, पहली बार पहुंचने में कहीं मनाही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक और परीक्षा होती है जिसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम कहते हैं, उसे आपको पास करना होता है। बाकी एलएलबी करने के बाद किसी भी और जो लोअर कोर्ट हैं या हाई कोर्ट्स हैं, यहाँ पे जाने के लिए आपको बार का जो ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम है, उसे पास करना है
और अब अभी रिसेंट अमेंडमेंट में आपको एक इंटरव्यू भी फेस करना होगा इस परीक्षा को पास करने के बाद, अपनी एलएलबी की परीक्षा प्लस उसके बाद उनका जो बीसीआई की परीक्षा, उसके बाद तब आप कहीं पर भी एडवोकेसी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन और है कि आपको एडवोकेट एंड रिकॉर्ड की भी परीक्षा पास करनी होगी। सर जैसे देखा जाए तो एनएलयू वगैरह में लाखों में फीस लगता है, डीयू का भी है, तो सर कृपया बताइए बीएचयू में फीस वगैरह कितना लगता है, एलएलबी और बीएलएलबी की? देखें, जहाँ तक एलएलबी का सवाल है, लगभग 3800 रुपये हमारी फीस है। उसके बाद हॉस्टल की फ़ीस अलग है, और यह सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स नहीं है, रेगुलर कोर्स है। इसके बाकी सारे खर्चे बीएचयू खुद उठाता है, इसलिए हमारी फ़ीस उतनी ही है। और ये फ़ीस आज बाकी इंस्टीट्यूशंस की तुलना करेंगे तो लगभग न के बराबर है। व्हेन आई वाज द स्टूडेंट आई पेड ओनली 100 रुपीज़ पर ईयर। तो हालांकि वो बढ़ कर के काफ़ी आगे गया है। तो उस समय की फ़ीस शुरू से हमारे बीएचयू की जो फ़ीस थी वह इतनी ही थी जिससे कि कोई आदमी केवल फ़ीस के कारण उसकी पढ़ाई न रोक पावे। तो फ़ीस के मामले में हम शुरू से ही बहुत ही लिबरल रहे, जितना नॉमिनल फ़ीस होता है वही लेते हैं। एलएलबी के बाद बीएलएलबी का जहाँ तक सवाल है, बीएलएलबी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है। उस कोर्स को चलाने का पूरा पैसा उसी सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स का जो कलेक्शन होता है उसी से है। इसलिए 60,000 रुपीज़ उसका फीस है पर एनम, एक साल का 60,000 रुपये। और उसके बाद बीएचयू फीस उनमें अलग से लगती है। मैंने बीएचयू स्टूडेंट होने के लिए जो 3800 रुपये है वो प्लस 60,000 रुपये सालाना बीएलएलबी की फीस है। सर जैसे कोई स्टूडेंट यूडीसी की तैयारी कर रहा है, कई अटेम्प्ट दे चुका है लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसको सर प्लान भी कोई लेकर चलना चाहिए साथ में? देखें, जीवन में एक उद्देश्य बनाएंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। एक उद्देश्य बनेगा तो आप उस टारगेट के प्रति डिवोट रहेंगे, और फुल्ली डिवोशन देने पे ही कोई टारगेट अचीव होता है। तो एक उद्देश्य तो होना ही चाहिए जीवन में, ऐसा मैं भी मानता हूँ। लेकिन रही बात मतलब एकेडमिक सक्सेस के साथ साथ जॉब उसको वो पाने का या लिटिगेशन में जाने का, मैं मानता हूँ कि अपने ज्ञान के साथ साथ किस्मत एक बड़ी चीज़ होती है। किस्मत एक बड़ी चीज़ होती है। पढ़ाई ज्ञान जरूरी है, उसके बगैर किस्मत भी बदलती नहीं है। लेकिन किस्मत का खेल अलग सा है। तो किस्मत और आपकी मेहनत जब दोनों मिलती है तब आप सफलता अर्जित करते हैं। यह बात अगर कोई नहीं मानता तो ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन यह ज़रूरी है कि आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत भी साथ में दे। वो बात ज़रूर है कि आप अपनी मेहनत से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, इसको मैं भी मानता हूँ। लेकिन उसका भी उतना ही रोल है जितना आपकी मेहनत का है। तो अगर कोई व्यक्ति जुडिशरी की तैयारी कर रहा है और केवल जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, उसको लगता है कि नहीं मैं केवल यही करूँगा और इसके अलावा कुछ और नहीं करूँगा, तो मुझे इस बात का अंदेशा है कि आगे चल कर के वो धोखा खा सकता है। क्योंकि मैंने कहा कि केवल मेहनत ही सब कुछ नहीं है, किस्मत भी होनी चाहिए। तो प्लान बी हमेशा से एक अच्छा ऑप्शन है। केवल एक तरफ लेके चले, ईश्वर चाहे कि आपको सफलता मिले। लेकिन कभी भी जिंदगी में जॉब पाने के दृष्टि से एक उद्देश्य लेकर के और फुल्ली डिवोशन, नहीं मैं केवल यही करूँगा और कोई फॉर्म भरूँगा ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिस रास्ते पे आप जाना चाहते हो ईश्वर आपको उधर न ले जाना चाहता हो। तो ऐसे में हमेशा प्लान बी आप अपने साथ रखें, और कुछ समय उसे भी दें, कुछ समय उसे भी दें। मुझे लगता है आपके वीडियो का थोड़ा समय ख़राब होगा, एक छोटी सी कहानी मैं बता दूँ। करीब आज से 3 साल 4 साल पहले एक बच्चा और उसकी मदर यहाँ आई थी, और उसका एलएलबी में एडमिशन नहीं हो पाया।
तो हमने कहा कि BLLB में, तो मैंने कहा कि मैडम इसको जो है आप ग्रेजुएशन वगैरह भरा दी रहती तो वो भी कर लेता, तो नहीं हम इसको BLLB ही करना है। उसके बाद उस साल उसका हुआ नहीं, फिर वो दूसरे साल वही बच्चा आया, मुझे याद भी दिलाया कि पिछले साल आपकी बात हुई थी। दूसरे साल भी उसका एडमिशन नहीं हुआ। मैंने कहा मैडम मैं आपको बोला था उसके साथ साथ ग्रेजुएशन कराइए, तो दूसरे साल भी उसका एडमिशन नहीं हुआ। फिर सचमुच और डिवोटेड स्टूडेंट था लॉ की पढ़ाई के प्रति, उसने तीसरी बार फॉर्म भरा। तीसरी बार फॉर्म भरने के साथ साथ एक अच्छा काम उसकी मदर या उसने ये किया कि उसने ग्रेजुएशन भी भर दिया, और ग्रेजुएशन भरने के बाद तीसरी बार भी उसका एडमिशन नहीं हुआ BLLB में, तीसरी बार भी BLLB में एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन BHU में ही वो लड़का फिर कॉमर्स बैकग्राउंड का था, तो उसने कॉमर्स में उसको एडमिशन मिल गया, और वो इस समय सेकेंड ईयर में है, कॉमर्स में सेकेंड ईयर में है। तो वो जो है अभी कॉमर्स पूरा कर रहा है। मुझे लगता है कि साल भर के बाद जब वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगा तो उसे LLB में आना आसान हो जाएगा, क्योंकि LLB में सीट्स ज़्यादा होती है, और जाहिर सी बात है 3 साल उस पहले ही वो कर चुका है। शायद मेहनत में कुछ कमी रह गई हो, इस कारण से उसका नहीं हो पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले साल वो हमारा स्टूडेंट बनेगा। तो उसने जब प्लान B नहीं चुना तो 2 साल ज़िंदगी का खराब गया, और ज़िंदगी का 1 मिनट अगर खराब चला जाए तो आपको आगे चल के कभी नुकसान करता है, और उसके 2 साल खराब हुए, तो जाहिर सी बात है वो ज़िंदगी में उसका एक बड़ा झटका है। तो इसलिए हमेशा एक ऑप्शन बना के चलिए, क्योंकि केवल एक ही टारगेट लेके चलेंगे तो शायद धोखा हो जाए। इसलिए हमेशा टारगेट 2 या 3 साथ में चले, केवल एक पे रहने पे सब कुछ अच्छा रहा तो जाहिर सी बात है आप उसको अचीव कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ भी बिगड़ा तो दिक्कत आएगी। सर जो स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, करने की सोच रहा है, उसको कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? देखिए, जब आप LLB की क्लास में आते हैं तो जितनी भी बेसिक बुक्स हैं, मैं किसी राइटर का नाम नहीं ले सकता, लेकिन कभी भी बहुत वॉल्यूमिनस बुक्स कंपटीशन की तैयारी के लिए ज़रूरी नहीं है। जितने भी बेसिक बुक्स हैं आप चाहे संविधान से 5-6 हमारे विषय हैं जो कंपटीशन में आते हैं। संविधान हो गया, टॉर्ट लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, फैमिली लॉ हो गया, कुछ कंपटीशन में TP एक्ट वगैरह भी पूछे जाते हैं। तो इनकी जो जो एकदम बेसिक बुक्स हैं, जिसको हम LLB फर्स्ट ईयर में अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप ये वाला किताब पढ़िएगा, तो वो तैयारी आपकी उसी से होगी। वही आपको LLB भी पास कराता है वही बुक, और वही बुक आपको आगे भी ले जाएगा। आते ही अगर हम आपको वॉल्यूमिनस बुक्स कह दें कि LLB फर्स्ट ईयर में आप आए, आप इसको पढ़िए, वो बुक्स आपको डीप नॉलेज के लिए ज़रूरी है। आप उससे न तो LLB पास कर पाएंगे और न ही जो है आप कंपटीशन निकाल पाएंगे। तो जितने भी बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़िए। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप उन बेसिक्स बुक्स को पढ़ कर के निशान लगा लगा करके अपने नोट्स बनाइए। बिना नोट्स बनाए ठीक से तैयारी नहीं होती। और जहाँ पे जैसे आप जब उसके सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे जाते हैं तो आपको लिखित परीक्षा भी देनी होती है, तो लिखने की प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप अच्छा सा लिखेंगे, लिखने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो बार बार लिखने से चीज़ें अपने आप याद हो जाती हैं, और दूसरा आपको अपनी टाइम लिमिट तय हो जाती, पता चलती है कि कितने देर में आप लिख पा रहे हैं, स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत है या घटाने की ज़रूरत है। तो इसलिए बुक्स पढ़िए, बुक्स पे निशान लगाइए, और साथ ही साथ जब एक चैप्टर हो जाए तो उसके आप अपने उसको नोट्स बनाइए, उस नोट्स को पढ़िए, और नोट्स को पढ़ने के बाद उसको कई बार लिखिए। जितनी बार लिखेंगे उतने अच्छे से आपकी को याद हो जाएगा, और वो आपको आगे काम आएगा। सर जो स्टूडेंट जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसी सलाह? सर राइट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? कितना घंटे पढ़ना चाहिए? कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? बुक्स तो मैंने आपको बताया कि शुरुआत आप हमेशा बेसिक बुक्स से करें। उसके बाद आपको लगता है कि हमें कुछ और नॉलेज की ज़रूरत है, तो जितने भी हमारे लाइब्रेरी में या और अन्यथा उपलब्ध किताबें हैं, उनको आप पढ़ें। कितने घंटे की तैयारी
इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ध्यान रखिएगा, टाइम टेबल घूमने या बाकी चीज़ों का होना चाहिए कि कितने देर हम घूमेंगे, कितने देर हम पढ़ाई के अलावा बाकी कोई काम करेंगे। पढ़ाई की कोई टाइम टेबल नहीं होती। तो आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ने के लिए ही स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का मतलब ही होता है जो पढ़ाई करता है। तो पढ़ाई की टाइम टेबल मत बनाइए। न आप घंटे देखिए, न कोई हमारे पास थर्मामीटर है कि हम नाप के बता दें कि आप इतने घंटे पढ़ेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपका काम क्या है? आपका काम पढ़ना है, तो आप पढ़िए और टाइम टेबल बनाइए बाकी काम करने के लिए कि 1 घंटे हम लंका घूमेंगे, तो 1 घंटे हम लंका घूम के आ गए। वो हमारा टाइम टेबल होगा कि इतने बजे से इतने बजे तक हम लंका घूमेंगे। बाकी जितना टाइम सोने के बाद आपका बचता है, वो आपका पढ़ने का समय है। तो क्लास में भी, क्लास के बाहर भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की कोशिश करिए और बाकी चीज़ों के लिए टाइम टेबल बनाइए उस हिसाब से। तो टाइम तैयारी के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई 2 घंटे भी पढ़ के सेलेक्ट हो सकता है, कोई 12 घंटे पढ़ के भी फेल हो सकता है। तो इसलिए आपको अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार होना है और आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी तैयारी हो गई है, अब मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए, तब आप कुछ और पढ़िए। लेकिन लगता है कि नहीं, अभी हमें एग्ज़ाम देना है और हमारी तैयारी पूरी नहीं है, तो उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। किताबें अच्छी-अच्छी पढ़िए, साथ ही साथ हालाँकि हिंदी हमारी राजभाषा भी है, हिंदी हमारी मातृभाषा भी है, तो हिंदी ज़रूरी है, होना भी चाहिए देश के प्रति। लेकिन साथ ही साथ जो अंग्रेजी भाषा है, इस पर भी मतलब ऐसा ना हो कि आपको एकदम ना आती हो। आप थोड़ा समय उस पे भी दीजिए। किताबें जो जिन्हें समाज में अच्छी किताबें कही जाती हैं, वो हमारा दुर्भाग्य ही है ये कि अच्छी किताबें अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध हैं। तो कुछ नॉलेज जो आपको और मिल पाता है अंग्रेजी किताबों से, केवल इस कारण से न छूट जाए कि हमें वो भाषा नहीं आती। तो पढ़ाई के दौरान एलएलबी फर्स्ट ईयर के पहले दिन से दोनों तरह की किताबें रखिए। एक ही राइटर की 2 किताबें, ज़्यादातर राइटर्स ने दोनों की भाषा में किताबें लिखी हैं, तो एक ही राइटर्स की 2 किताबें लिखिए। बीच-बीच में आप उनको भी पढ़िए, जो समय बचता है उसमें भी आप इंग्लिश, क्योंकि भाषा अपने आप में ज्ञान नहीं है। हिंदी भाषा को लेकर के, हिंदी भाषा के साथ-साथ पारंगत हुआ जा सकता है, एक बड़ा नाम किया जा सकता है। लेकिन अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए आपको कुछ दूसरी भाषाओं पर भी का ध्यान रखना होगा। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लेके चलते, तो ज़ाहिर-सी बात है सफलता आपके हाथ आएगी। सर जैसे देखा जाए तो हिंदी मीडियम वालों का जैसे जुडिसी वगैरह में शायद सिलेक्शन नहीं होता, जहाँ तक मुझे यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा हो तो कृपया बताएं, चूँकि मैंने जितने लोगों से बात किया है सबका मीडियम इंग्लिश ही रहा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? समय का परिवर्तन है शायद। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदी भाषा के लोग जुडिसी में नहीं जा पाते। जब मैं यहाँ स्टूडेंट था तो उस समय लॉ की पढ़ाई में हमारे यहाँ 4 सेक्शन होते हैं। तो उस 4 सेक्शन में 2 जो सेक्शन होता था हिंदी का होता था, 2 सेक्शन अंग्रेजी का होता था। धीरे-धीरे समय के परिवर्तन से लोगों के द्वारा ये कहने से कि नहीं, हिंदी खराब है और अंग्रेजी अच्छी है, ये जो स्टेटमेंट समाज में फैला, उसके वजह से असर पड़ा है कि अब हमारे यहाँ भी 3 सेक्शन इंग्लिश के हैं और 1 सेक्शन हिंदी का है। और हिंदी का जो सेक्शन है उसमें छात्रों की संख्या भी काफ़ी कम है। ये शायद यह इनकरेज करने से कि इंग्लिश ही अच्छा है, वही पढ़ो, ये फ़र्क पड़ता है और वो कारण बनता है। लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़ाई करके कोई जुडिशरी में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जितने भी रिकॉर्ड देखें ज़रा ठीक से, तो हिंदी मीडियम के छात्र भी, या मैं तो कहूँगा ही, उस यूडीसी की परीक्षा में जा रहे हैं। थोड़ा बहुत चूँकि मैं बोला कि अब परिवर्तन के कारण चूँकि इंग्लिश मीडियम के क्लासेस की संख्या बढ़ रही है, इसकी वजह से
उनकी संख्या ऊपर हो सकती है। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंदी मीडियम भाषा ज्ञान नहीं है। एक बात आपको नोट करना पड़ेगा, भाषा ज्ञान नहीं है। भाषा केवल कम्युनिकेशन के माध्यम है, अपनी बातों को दूसरे तक आप संप्रेषित कर सके, भाषा का काम बस इतना ही है। हाँ, अब इस संप्रेषण की कला सीखने के लिए भाषा की ज़रूरत है, तो इसलिए जो है हिंदी मीडियम के माध्यम से भी आगे बढ़ा जा सकता है, जुडिशरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को बीट किया जा सकता है। सर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, एलएलबी में एडमिशन ले लेते हैं, तो क्या सर एलएलबी के साथ उसको मैनेज किया जा सकता है? फिर वही जवाब आना चाहिए, मुझे लगता है कि मैंने कहा, आपने पूछा था कि ऑप्शन बी लेके चलना है कि नहीं, तो मैंने कहा था हाँ ऑप्शन बी लेके चलना है, लेकिन इस ऑप्शन में ऑप्शंस नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो भी आपको नुकसान करेगा। 1 2 मैक्सिमम 3 ये लेके चलना है। दूसरी बात है कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को एलएलबी के साथ मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, जाहिर सी बात है ये आप पे डिपेंड करता है। इसका कोई थर्मामीटर नहीं है, इसको कोई सैद्धांतिक तरीके से नहीं बताया जा सकता। तो अगर कोई एग्ज़ाम, एलएलबी की पढ़ाई अपने आप में बहुत आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 दिक्कत आती है। जो स्टूडेंट बीए करके या इंटरमीडिएट करके लॉ की फील्ड में आता है, वो उसके सब्जेक्ट अचानक चेंज होते हैं। वो साइंस पढ़ के आया है, अचानक उसको कानून की धारा पढ़नी है। वो कॉमर्स पढ़ के आया, अचानक उसको कानून की धारा पढ़नी है। कानून की धारा को याद करना, उसे समझना, दोनों कठिन काम है। तो उसको अचानक एक बर्डन मिलता है कि ये जो है, ये कौन सा सब्जेक्ट आ गया। चूँकि कानून की पढ़ाई इंटरेस्टिंग है, इसलिए उसका धीरे धीरे मन लगने लगता है। तो अब यह पढ़ाई अपने आप में कठिन है, इसके साथ साथ अगर आप बहुत से ऑप्शंस रखेंगे तो आपको दोनों तरफ से नुकसान कर सकता है। फिर भी अगर किसी में योग्यता है, कोई अपना समय दे सकता है, तो मुझे लगता है कि किसी भी पढ़ाई के साथ कुछ भी पढ़ा जा सकता है। ज्ञान अर्जन का कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों आपने जैसा कि देखा है, रजनीश कुमार पटेल सर थे, सर को पढ़ाते हुए यहाँ 24 साल हो गया है। आपको अगर और भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखते रहिए अखंड एक्सप्रेस। धन्यवाद दोस्तों।